घूंघट, जो कि बहुत सारे घरों में आज भी लिया जाता है। घूंघट क्या होता है आप सभी बखूबी जानते ही होंगे। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है घूंघट। आज का टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि हर बार की तरह आज फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू यूनिक थॉट घूंघट के ऊपर। घूंघट हम लड़कियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। घूंघट शब्द से आप सभी लड़कियां बहुत अच्छे से अवगत होंगी, बहुत अच्छे से जानती होंगी कि घूंघट का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है और क्या नहीं। महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे पुरुष भी हैं जो घूंघट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि पुरुषों के सामने ही महिलाओं को घूंघट लेने के लिए कहा जाता है। जी हाँ, हमारी आज की कहानी घूंघट के ऊपर ही है। आइए करते हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ बातें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, घूंघट शब्द जो होता है वो हमारी हिंदू परंपराओं के हिसाब से एक नई नवेली दुल्हन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, नई नवेली दुल्हन से मेरा मतलब है जो नई नई विवाहिता हुई हो, जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो। उसे जब वो एक लड़की ससुराल में जाती है तो उसे कुछ करे या ना करे घूंघट ज़रूर लेना पड़ता है। ये तो हम सभी महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि ससुराल जाते ही घूंघट शब्द जो होता है वो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि घूंघट। जी हाँ, आज हम उसी घूंघट की बात करने जा रहे हैं, जिससे किसी भी लड़की को शादी के बाद सबसे पहले बोला जाता है घूंघट। जी हाँ, तो देखिए, ये जो घूंघट है, जब एक लड़की का विवाह होता है वो अपने माँ बाप के घर से अपने पति के घर में प्रवेश करती है, तो उसे ये बोला जाता है कि आपकी सास, ससुर, जेठ, जेठानी इत्यादि जो भी ससुराल में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने तुम्हें हमेशा घूंघट करना है। उनके सामने कभी तुम बिना घूंघट के नहीं दिखाई दे सकती। तो भाई ठीक है, ये कहीं कहीं पे सम्मान के लिए ही बोला जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह, मैं हर जगह तो नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं को पीछे ढकेलने के लिए, मतलब कि तुम महिला हो, तुम एक लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, ऐसा भी कहा जाता है और उसे घूंघट में रखा जाता है। तो देखिए, अगर रही बात मान सम्मान की, तो मान सम्मान बिना घूंघट के भी किया जा सकता है। अगर आपके मन में किसी के लिए मान सम्मान है तो बिना घूंघट के भी हम उसे बखूबी निभा सकते हैं। क्यों? एक लड़की जब अपने मायके में होती है तो क्या वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करती? तो क्या वो उनके सामने घूंघट लेती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके मायके में उसके बड़े बुजुर्ग नहीं होते? उसके माँ बाप नहीं होते? उसके बड़े भाई बहन नहीं होते क्या? तो नहीं ना, वो तो घूंघट नहीं लेती ना। लेकिन क्या वो उनका मान सम्मान करना भूल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत मान सम्मान करती है अपना। और कोई भी लड़की हो, वो चाहे ससुराल में हो या मायके में हो, जो मान सम्मान जिसके मन में रहता है सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो वो मान सम्मान रहता ही है। चाहे कोई लड़की सामने वाले व्यक्ति के सामने घूंघट ले या ना ले, उससे ये हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि
कि कोई लड़की अगर घूंघट में है तो वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करती है, और अगर कोई व्यक्ति घूंघट में नहीं है तो वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घूंघट में रहती हैं, घूंघट लेती हैं, बाकायदा जो कहा जाता है वो करती हैं, लेकिन उनके मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए ज़रा सा भी सम्मान की भावना नहीं होती है। इसलिए किसी के भी मान सम्मान को हम घूंघट लेने या न लेने से बिल्कुल भी नहीं आंक सकते, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं जहाँ पे घूंघट बहुत सारी जगह खत्म हो चुका है। हाँ, जो उनके पिछले दिन थे वहाँ उनके माताओं ने घूंघट लिया है, लेकिन आजकल की लड़कियां घूंघट नहीं लेती हैं, क्योंकि वो जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ चुकी हैं, पढ़ लिख चुकी हैं, और पढ़ी लिखी लड़कियों का एक ही विकल्प होता है कि हम सम्मान करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम घूंघट लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, मैं घूंघट के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के खिलाफ ज़रूर हूँ कि जहाँ पे लड़कियों को घूंघट तले पीछे ढकेला जाता है कि तुम घूंघट में हो, तुम बहू हो, तुम ये नहीं कर सकती, ये बेटियां कर सकती हैं। जी नहीं, अपने घर की बहू और बेटी को समान दर्जा दीजिए। बहू है तो घूंघट करेगी, बेटी है तो जीन्स में घूमेगी। नो, नेवर, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बेटी और बहू को समान दर्जा दीजिए। देखिए, बहू अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है ना? बहू अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। बहू की जगह कोई नहीं ले सकता और बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमारा जो बर्ताव होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वो हम जो व्यवहार अपनी बेटी से करते हैं वो बहू से भी कर सकते हैं। उससे उसे खुशी मिलेगी। तो आइए, मैं कहाँ थी? घूंघट पे। जी हाँ, तो घूंघट जो होता है, कभी भी देखिए ना, हम अपनी बेटियों को कभी नहीं बोलते हमारी बेटियां जैसी भी रहें, हम नहीं बोलते, कोई भी हो, लेकिन बहू है तो उसके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां हम डाल देते हैं उसके आते ही। और सबसे पहली जिम्मेदारी घूंघट। आपको घूंघट लेना है, आपको बिना घूंघट के यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तो नहीं, ये गलत है। घूंघट एक सम्मान देने के लिए है, उसे वहीं तक सीमित रहने दीजिए। लेकिन अगर आप घूंघट को हर जगह लेकर आते हैं तो ये गलत है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सम्मान करना भी खूब जानती हैं, चाहे आप उन्हें घूंघट लेने पे मजबूर करें, चाहे ना करें, चाहे वो लड़की घूंघट करे या चाहे ना करे। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इतना तो बहुत समझती हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति सम्मान देने के लायक होगा तो वो उसे ज़रूर सम्मान देंगी, और अगर वो सम्मान देने के लायक नहीं होगा तो वो उसके खिलाफ ही रहेंगी। ये बात सच है, ये बात अधिकतर सभी लोगों को खटकती है, लेकिन ये बात सही है। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि आज की कहानी जो है इसी घूंघट के ऊपर है, और चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझेंगे एक कहानी से कि घूंघट एक प्रथा है या एक लड़की को पीछे ढकेलने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। घूंघट। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है अर्पिता। अर्पिता एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई है
जो गांव में रहता है। भले ही ये 21वीं सदी है, लेकिन अर्पिता के ससुराल वालों की सोच 18वीं सदी से आगे बढ़ी ही नहीं। आइए जानते हैं कि क्या होगा आगे, जब एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी संकीर्ण मानसिकता वाले माहौल में। एक दिन की बात है, जब अर्पिता अपने ससुराल आती है तो गांव के सारे लोग उसे ही देखते हैं। तब अर्पिता अपने पति समीर से कहती है कि समीर, ये सारे गांव वाले मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, और तुम्हारे गांव में सभी औरतों ने इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है। तब समीर बोलता है कि अर्पिता, हमारे गांव में घूंघट लेने की प्रथा है और तुमने घूंघट नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें सब लोग ऐसे घूर रहे हैं। समीर अर्पिता से बोलता है कि तुम भी ले लो ना घूंघट, फिर ये तुम्हें ऐसे नहीं घूरेंगे। तब अर्पिता कहती है कि समीर, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। तब समीर अर्पिता से बोलता है, अर्पिता, तुमको ऐसे बिना घूंघट के अगर मेरे पिताजी, चाचा जी, भैया और जीजा जी ने देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तब अर्पिता कहती है कि घर चलो, जो होगा देखा जाएगा। समीर के कई बार कहने पर भी अर्पिता ने घूंघट नहीं लिया और ऐसे ही पहुंच गई अपनी ससुराल के दरवाजे तक। ससुराल के दरवाजे तक पहुंचते ही अर्पिता देखती है कि उसकी सास, चाची सास और जेठानी सब ने लंबा लंबा घूंघट ले रखा था। अर्पिता की ननद ने भी लंबा घूंघट तो नहीं लिया था, पर वह बाकायदा अपने सिर पर दुपट्टा रखी हुई थी। समीर अर्पिता को अपने घर में सबसे मिलवा ही रहा था। तभी समीर के पिताजी ने समीर से कहते हैं कि समीर, तूने बहू को हमारे घर के तौर तरीके नहीं समझाए क्या? तूने इसे ये नहीं बताया क्या कि हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पराये मर्द के सामने नहीं जाती, ना ही उनसे बात करती हैं, और तू इसे ऐसे ही यहाँ ले आया? तब समीर बोलता है कि पिताजी, मैं इसे समझा दूंगा, यह शहर से नई अभी यहाँ आई है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है। तब समीर के पिताजी बोलते हैं कि ये बात तो तुझे इसको गांव में कदम रखने के पहले ही समझा देनी थी। हमारे गांव में हमारी कितनी इज्जत है, ये तो तुझे पता ही होगा ना। इतना कहकर समीर के पिता और चाचा जी वहां से चले जाते हैं। शाम होती है। शाम का खाना बनाकर सभी औरतें बैठी रहती हैं। तब अर्पिता कहती है, तब अर्पिता अपनी सास से कहती है कि माँ, खाना तो कब का बन चुका है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तब अर्पिता की सास अर्पिता से कहती है कि अभी नहीं बहू, हमारे घर का नियम है, पहले हमारे घर के मर्द खाना खाते हैं, इसके बाद ही सारी औरतें खाना खाती हैं। तब अर्पिता कहती है, लेकिन अगर वो देर से आए तो क्या तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे? तब अर्पिता की सास बोलती है कि हाँ बहू, जब हमारे घर के सारे मर्द खाना खा लेंगे, इसके बाद ही हम खाना खाएंगे। इतना कहते ही सारे मर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें खाना परोसा जाता है। तब अर्पिता भी अपने पति समीर के बगल में बैठकर खाना खाने लगती है। सब उसे ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे अर्पिता ने कोई गुनाह कर दिया हो। तब समीर बोलता है, अरे अर्पिता, तुम ये क्या कर रही हो? तो अर्पिता बोलती है, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती? समीर बोलता है, नहीं, हमारे घर में पहले सारे मर्द खाना खाते हैं, इसके बाद ही सारी औरतें खाना खाती हैं, तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकती। तब अर्पिता बोलती है, नहीं, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी।
समीर का भाई बोलता है, तुमको कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? अर्पिता ने जवाब दिया, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है और मैं खा कर रहूंगी। तब समीर का भाई बोलता है कि ये कैसी लड़की है, आज तक हमारे घर की औरतों ने मर्दों से ऐसे मुंह लग के बात नहीं करी है, ये ऐसे कैसे बात कर रही है। तब समीर के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि अर्पिता को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आज इसे कोई खाना नहीं देगा, और अगर इसे किसी ने भी खाना दिया तो फिर उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अर्पिता को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको इतनी भूख लगने के बाद भी उसे खाना नहीं दिया जाता है। अर्पिता बेचारी एक कमरे में बंद रहती है और भूखी प्यासी वहीं बैठी रहती है। तेज भूख लगने के कारण उसे नींद भी नहीं आती है। रात के 3 बज जाते हैं और वह जागती रहती है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उसे लगा कि शायद समीर होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो समीर नहीं होता। दरवाज़ा खुलते ही अर्पिता देखती है कि उसकी सास, चाची सास और उसकी जेठानी, वो तीनों उसके लिए खाना लेकर आती हैं। अर्पिता की सास बोलती है कि ले बहू, तू खाना खा ले, तुझे बहुत भूख लगी होगी, और हाँ, हमने तुझे रात में खाना दिया है, ये बात तू किसी से मत बताना कभी, नहीं तो इस घर के आदमी हमें जीने नहीं देंगे। ये बात सुनकर अर्पिता बोलती है कि माँ, आप लोग इतना क्यों बर्दाश्त करते हैं? इस घर के पुरुष तो आपके ऊपर बहुत हावी हो चुके हैं, ये तो बहुत गलत है। तब अर्पिता की सास कहती है कि नहीं बहू, जैसा चलता आ रहा है हमें वैसा ही चलाना पड़ेगा, तू खाना खा ले और सो जा। इतना कहकर अर्पिता की सास, उसकी जेठानी और चाची सास वो वहां से चले जाते हैं। अर्पिता ऐसे ही अपनी ससुराल में एक एक दिन काटने लगी। फिर एक दिन की बात है जब किसी बात पर अर्पिता ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर उसके चाचा ससुर बोले, अरे कौन है ये महिला जो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है? तब अर्पिता बोलती है, मैं हंस रही हूँ चाचा जी। क्यों, अब महिलाओं का हंसना भी बंद हो गया है क्या इस घर में? वो हंस भी नहीं सकती क्या? सांस ले सकती है या वो भी नहीं कर सकती? अर्पिता के ऐसा कहने पर अर्पिता के चाचा ससुर को और भी गुस्सा आ गया। अर्पिता की सास ने उसे बोला, चुप हो जा बहू, मत बोल। लेकिन अर्पिता कहाँ सुनने वाली थी। अर्पिता ने अपने चाचा ससुर के सामने ऐसे ऐसे सवाल किए जिसका जवाब उसके चाचा ससुर दे ही नहीं पाए। अर्पिता के चाचा ससुर ने गुस्से में आकर समीर को आवाज़ लगाई। तब समीर के साथ साथ घर के और भी लोग वहां इकट्ठे हो गए। समीर के चाचा जी बोलते हैं कि समीर, तू अपनी इस बदतमीज औरत को यहाँ से ले जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसका मुंह बहुत चलता है और इसे 7 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दो, और अगर इसे किसी ने भी कमरे से बाहर निकाला तो उसका मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। अर्पिता का अपने ससुराल में लगभग अब हर दिन ऐसा ही निकलने लगा। उसके ससुराल वाले जितना किसी चीज़ पर रोक लगाते, अर्पिता उतना ही उनका विरोध करती, क्योंकि अर्पिता एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह अन्याय नहीं सहने वाली थी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और अब अर्पिता को आदत सी हो गई। लेकिन फिर एक दिन की बात है जब अर्पिता अपने ससुराल से परेशान होकर अर्पिता समीर से कहने लगी कि समीर, मुझे अपने मायके जाना है, मैं तुम्हारे यहाँ रह रह के बहुत परेशान हो चुकी हूँ,
मुझे अपने घर जाने दो। तब समीर ने बोला, क्यों, तुम्हें अपने घर क्यों जाना है? तुम यहीं रहो, तुम मेरी पत्नी हो। तब अर्पिता बोलती है, क्यों, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कमरे में बंद रखा जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, तब तुम्हें नहीं याद आई कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तब तो तुमने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। आज जब मैं अपने मायके जाने की बात कर रही हूँ तो तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारा ये पत्नी का अधिकार तब कहाँ था जब तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे? तो समीर बोला कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन अर्पिता बोली, मैं तो अपने मायके जाकर रहूंगी। इतना कहते ही वह अपना बैग उठाकर घर के बाहर जाने लगी। तब समीर का भाई आ जाता है और वह देखता है ये सब क्या हो रहा है। वह अर्पिता से पूछता है, कहाँ जा रही हो? तब अर्पिता बोली, पूछिए आप अपने भाई से कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तब समीर बोलता है कि वह अपने मायके जा रही है। इतना सुनते ही समीर के भाई ने अर्पिता के हाथ से उसका बैग छीन लिया और समीर के पिता ने अर्पिता को जोर से धक्का दिया। धक्का देते ही अर्पिता जमीन पर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। इतना देखते ही सभी लोग घबरा गए और फिर वहां से गांव के एक वैद्य को बुलाया गया। अर्पिता की नाजुक हालत देखकर गांव के एक वैद्य को बुलाया गया। तब वहां की वैद्य डॉक्टर जो थी वो एक महिला थी। वह वैद्य महिला ने अर्पिता का चेकअप किया। अर्पिता के चेकअप करने के बाद उसने बताया कि बधाई हो, अर्पिता माँ बनने वाली है। इतना सुनकर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अर्पिता बोली कि नहीं, मैं अब भी अपने मायके जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म इस घर में नहीं दूंगी, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो। क्योंकि अगर मेरा बेटा होता है तो वो इस घर के मर्द जैसे घटिया सोच वाला होगा, और अगर मेरी बेटी होगी तो वो यहीं इसी घर में जिस तरह सारी औरतें घूंघट तले दबी हुई हैं वो भी ऐसी ही रहेगी। इसीलिए मैं अपने बेटे या बेटी का जन्म इस घर में नहीं दूंगी। तब अर्पिता की सास अर्पिता को समझाने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, उसका जन्म तो यही होगा। तब सासू माँ के समझाने पर अर्पिता मान जाती है और वह वहीं ससुराल में रुक जाती है। कुछ समय बीतता है। इसके बाद अर्पिता का 9वां महीना शुरू हो जाता है। तब अर्पिता की एक दिन बहुत तबीयत बिगड़ती है तो वह समीर से बोलती है कि समीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तब समीर बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ की वैद्य महिला डॉक्टर को बुला देता हूँ। तब अर्पिता बोलती है, अरे मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ये वैद्य महिला कुछ नहीं कर पाएगी, उसे नहीं पता कि मुझे क्या परेशानी हो रही है। लेकिन वह नहीं मानता। वैद्य महिला आती है और अर्पिता को कुछ दवाई देकर चली जाती है, जिससे अर्पिता को थोड़ा आराम तो लगता है लेकिन पूरा आराम नहीं लगता है। 3 दिन बाद फिर से अर्पिता की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब अर्पिता बोलती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे आराम नहीं लगा। तब फिर से वैद्य महिला को बुलाया जाता है और उससे चेकअप कराया जाता है अर्पिता का। लेकिन उसकी दवाई से या उसके घरेलू उपचार से अर्पिता को 1% भी आराम नहीं मिलता। अर्पिता की हालत अब और बिगड़ती जा रही है। तब अर्पिता समीर से बोलती है कि अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हो तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं खुद ही डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करा लूँगी। यह सब सुनकर समीर के पिता बोलते हैं, अरे हमारे घर की महिलाएं मर्द डॉक्टर से कभी भी चेकअप नहीं करवाती। तब अर्पिता बोलती है, हे मंदबुद्धि मर्दों, आप लोगों को ये नहीं पता कि महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं
और मैं महिला डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ चेकअप कराने। तब फिर भी समीर के पिता बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ से झूठ बोलकर जा रही हो, तुम कोई मर्द डॉक्टर से चेकअप कराने जा रही हो। तब अर्पिता बोलती है, आप लोगों को जो सोचना है आप सोच सकते हैं, मैं आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ। यह सब सुनकर एक बार फिर समीर के पिता अर्पिता को धक्का दे देते हैं, जिससे वह जमीन पे गिर पड़ती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यह सब देखकर उसकी सास और चाची सास बहुत डर जाती हैं। तब वह सोचती हैं कि अर्पिता की हालत तो बहुत खराब हो गई है, हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अर्पिता की सास की बात सुनकर अर्पिता के ससुर बोलते हैं कि खबरदार जो कोई डॉक्टर के पास गया। ऐसा बोलकर वह घर के मेन गेट पे ताला लगा देता है और बोलता है कि देखता हूँ कौन महिला बाहर जाती है। यह सब सुनकर आज पहली बार अर्पिता की सास का घूंघट उठ जाता है। वह घूंघट खोलती है और अपने पति से बोलती है कि आज तो मैं अपनी बहू अर्पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाके रहूंगी, देखती हूँ कौन मर्द मुझे रोकता है। उसके साथ साथ अर्पिता की चाची सास, उसकी जेठानी और उसकी नंद वो भी तैयार हो जाती हैं कि हाँ, हम सभी अर्पिता और उसके बच्चे को बचाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तब वह ताला तोड़ती हैं और अर्पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। अर्पिता का ससुर बोलता है कि जो भी महिला आज घर के बाहर जाएगी वो दोबारा इस घर में लौटकर वापस नहीं आएगी। वे सारी महिलाएं मर्दों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अर्पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। डॉक्टर के पास लेकर जाते ही डॉक्टर अर्पिता का चेकअप करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपने बहुत देर कर दी अर्पिता को यहाँ लाने में। अर्पिता का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अब मैं अर्पिता और उसके बच्चे उन दोनों में से किसी एक को बचा पाऊंगा। तब अर्पिता की ननंद बोलती है कि डॉक्टर साहब आप अर्पिता को बचाइए। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। ऑपरेशन चलता है। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। तब अर्पिता की सास पूछती है कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी? तो डॉक्टर बोलते हैं बेटा हुआ है। सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक अर्पिता हॉस्पिटल में ही रहती है। इसके बाद जब उसे घर ले जाने का समय आता है तो अर्पिता की सास सोचती है कि हम घर कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि अर्पिता के ससुर ने तो बोल दिया था कि जितनी औरतें बाहर जा रही हैं वे दोबारा घर के अंदर नहीं आएंगी। लेकिन वह सारी महिलाएं सोच लेती हैं कि अब जब घर जाने का समय आ ही गया है तो हम अपने घर जाएंगे। वे सारी औरतें अपने घर पहुंचती हैं। घर पहुंचते ही वे घर के बाहर ही खड़ी रहती हैं। तभी सारे मर्द आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम में से एक भी महिला घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तब अर्पिता समीर से बोलती है कि मैंने तो सारे मर्दों की बातें सुन ली, लेकिन तुम क्या कहोगे? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, क्या तुम भी घर के अंदर नहीं आने दोगे? तब समीर बोलता है, मुझे माफ़ करना अर्पिता, मैं मजबूर हूँ। हमारे घर में जैसा चलता आया है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तब अर्पिता बोलती है कि मेरी ही गलती है, मैंने पढ़े लिखे होकर एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले मर्द से शादी की है, जो कभी भी अपने मन की नहीं कर सकता और कभी भी अपने
पत्नी के पक्ष में नहीं बोल सकता। तब अर्पिता कहती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, हम सबको घर के अंदर आने दोगे या नहीं। तब सारे मर्द मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुम महिलाओं को घर के अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे। सारी महिलाएं वहीं अड़ी रहीं। यह सब देखकर घर के मर्द भी सोच रहे थे कि ये इन सारी महिलाओं को अर्पिता ने क्या पट्टी पढ़ाई है जो ये इतना आगे निकलने लगी हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि अर्पिता इन्हें रोज अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दे रही थी। वह रोज उन्हें सिखा रही थी कि अपने लिए कैसे जिया जाता है, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। ये बात इन मर्दों को पता ही नहीं थी। इसीलिए अर्पिता की शिक्षा के कारण ये सारी महिलाएं एकजुट होकर खड़ी थीं। मर्दों के मना करने पर अर्पिता ने पुलिस बुला ली। अर्पिता ने बोला ही था कि अगर तुम लोग हमें अंदर नहीं आने दोगे तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। तब भी ये जो मर्द थे वो टस की मस नहीं हुए। अर्पिता ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के आते ही जो इन मर्दों को पता चला वो बहुत ही आश्चर्य और अचंभित करने वाला था। पुलिस के आते ही पुलिस वालों ने, पुलिस महिलाओं ने जैसे ही अर्पिता को देखा तो वे पहचान गईं, क्योंकि अर्पिता कोई और नहीं, एक IAS ऑफिसर थी। ये बात उसके घर के मर्दों को पता भी नहीं थी। IAS ऑफिसर के कहने से ही सारी महिला पुलिस ने सारे मर्दों को अपने कब्जे में ले लिया और अर्पिता के बताए अनुसार उन्होंने कार्यवाही भी शुरू कर दी। और इसके बाद सारे मर्दों को समझाया गया कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ है। घूंघट प्रथा, उन्हें बाहर ना निकलने देना, ये सरासर गलत है। अर्पिता ने उन महिला पुलिस को सारी बातें बताईं जो उस घर के अंदर हो रही थी। इन सारी महिला पुलिस और अर्पिता के IAS ऑफिसर होने की खबर सुनते ही सारे मर्द बहुत ज़्यादा घबरा गए और वे माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि ये चीज़ उन्हें भी पता थी कि वे महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। यह सब देखकर सारी महिलाएं बहुत खुश हुईं और अर्पिता, जो कि एक IAS ऑफिसर थी, उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि अब उस घर में कोई भी महिला घूंघट नहीं लेगी। उसके घर के साथ साथ उस गांव में जो कि मर्दों ने झूठी प्रथाएं बना के रखी थीं, अब उस गांव में भी कोई भी महिला घूंघट नहीं लेगी और हर महिला अपने मन के मुताबिक काम कर सकती है, हर जगह जा सकती है, हर जगह आ सकती है। ये सारी नियम निर्धारित कर दिए गए। अब उस गांव में सारी महिलाएं स्वतंत्र हो चुकी हैं, घूंघट प्रथा से हट चुकी हैं और घूंघट में बंधी नहीं हैं, घूंघट तले दबी नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ अर्पिता के कारण। क्यों? क्योंकि अर्पिता एक पढ़ी लिखी हुई IAS ऑफिसर जो थी, उसने अपने साथ साथ सारी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को, अपने गांव की महिलाओं को, सभी को ये सिखाया कि स्वतंत्र होकर जीना किसे कहा जाता है। अपनी खुशी से जियो और जहाँ जो मन करे करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बिना इन मर्दों के दबाव में आए। ये सारी चीज़ें तभी हो पाई जब उस गांव में अर्पिता जैसी लड़की बहू बनकर आई। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि हमेशा पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और जैसा कि अर्पिता ने किया,
खुद स्वतंत्र होकर जीती थी और सभी को उसने स्वतंत्र होकर जीना सिखाया। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा इस बारे में उसने सबको बोलना सिखाया। हमारे देश में अर्पिता जैसी लड़कियां ही होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हर एक लड़की चाहती भी है अत्याचारों के खिलाफ हम लड़ें, लेकिन ऐसा हर लड़की नहीं कर पाती है। हर लड़की को ऐसा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अर्पिता की तरह रहना चाहिए। आज की कहानी बस यहीं तक। आज की कहानी थी घूंघट, जो कि एक मानसिकता है। घूंघट करना या ना करना किसी को इज्जत देने या देने से ताल्लुक़ नहीं रखता। घूंघट जबरदस्ती कराना एक अत्याचार है। इज्जत देने के लिए घूंघट ज़रूरी नहीं होता, इज्जत देने के लिए मन ज़रूरी होता है। और इज्जत पाने वाला मर्द उस लायक होना चाहिए कि हम उसे इज्जत दे सकें। जैसे उस गांव के मर्द थे, वैसे मर्द तो इज्जत के लायक होते भी नहीं हैं। लेकिन हमेशा ऐसे मर्द बनिए, कभी किसी महिला को प्रताड़ित मत कीजिए। लेकिन हमारी इस 21वीं सदी में, आज के दौर की अगर हम बात करें, तो महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं और मर्द भी आगे बढ़े हैं। सोच बदली है, बहुत बदली है, लेकिन अभी भी सोच बदलना कुछ देश में, कुछ गांव में अभी भी बाकी रह गया है। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर एक लड़की को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए, ताकि कोई भी लड़की, आपकी बहू हो, बेटी हो, वो इस घूंघट तले दबी न रह जाए। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूनिक थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।